साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए कुछ अन्य अणुओं के व्यवहार की। जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा है कि हाइड्रोजन अणु के अतिरिक्त अन्य अणुओं के लिए इनको हम कैसे भरेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको वही नियम अप्लाई करना है जो आप परमाणविक ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए करते हैं। ये पहले भी बताया जा चुका है आप लोगों को। जैसे आप बाव के हिसाब से भरते हैं, आप नियम के हिसाब से, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरते हैं और फिर अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरते हैं। इसके बाद जब तक रिक्त ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक वो युग्मित नहीं होते हैं। ये दूसरा नियम है, कुंड का उच्चतम बहुलता का नियम है। और पाउली का अपवर्जन नियम के हिसाब से आपको ये भी करना है कि जो युग्मित होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्पिन है वो विपरीत होगी। तो ये सारे नियम वैसे ही लागू होंगे जैसे कि परमाणविक ऑर्बिटल में लागू होते हैं। अब आप लोगों का क्या है, आप लोगों को एक एक चीज अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने पूछा है, इसलिए हम कुछ और उदाहरण भी इसमें यहाँ ले रहे हैं। आइए उनको हम देखते हैं कैसे भरते हैं। आप पहले हाइड्रोजन का शायद देख ही चुके हैं पिछले भाग में। हाइड्रोजन अणु जब बनता है तो हाइड्रोजन के जो दो परमाणु होते हैं उनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है बनेस ऑर्बिटल में। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये बनेंगे। आपके जो दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, इन जब दोनों अणु के रूप में पास में आते हैं तो इसमें दो ऑर्बिटल बनते हैं। एक तो बनता है सिग्मा बनेस और एक बनेगा सिग्मा स्टार बनेस। अब भरने का क्रम यही रहेगा, क्योंकि इनके पास दोनों के पास मिला के दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जिसकी ऊर्जा कम है, सिग्मा बनेस की ऊर्जा कम है, इसलिए इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब आप इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो इसमें दो हैं और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दो, ये जीरो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए आबंध की कोटि बराबर 1/2 NB माइनस NA बराबर क्या होगा, 1/2 2 ऋण 0 और 2/2 यानी 1 मान आएगा इसका। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का अणु है वो स्थायी है, वो बनता है, इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए प्रतिचुंबकीय होगा। अब बात करें हम इसके बाद हीलियम अणु की। हीलियम का अणु बनेगा या नहीं बनेगा, ये कैसे अपन पता लगाएंगे। देखिए इसमें इसको भरिए। हीलियम के एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें बनेस ही है तो दोनों जुड़ेंगे तो एक बनेस सिग्मा बनेस बनेगा और दूसरा सिग्मा स्टार बनेस बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले दो इसमें भर जाएंगे, दूसरे दो इसमें भी भर जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आबंध की कोटि कितना आएगी। NB बराबर भी 2 है, Na बराबर भी 2 है। आबंध की कोटि कितनी हो जाएगी, 1/2 2 ऋण 2 बराबर 0। यहाँ आबंध की कोटि 0 मतलब यहाँ पे बंध नहीं बनेगा, बंध बनने की संभावना 0 है। इसलिए हीलियम के अणु का कोई अस्तित्व नहीं है, हीलियम परमाणविक रूप में ही उपस्थित रहता है। अब बात करें लिथियम की। लिथियम का Li2 बनता है नहीं बनता है, इसकी बात अपन यहाँ देख सकते हैं। देखिए लिथियम में आपको पता है इसका विन्यास होता है 1s2 2s1, यानी इसमें प्रत्येक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 1s1 1s2 और 2s1। अब इसकी ऑर्बिटल भी यही बनेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। क्रम से भर दीजिए आप। इसके पास तीनों 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनको बगल वालों को भूल जाइए, आप 6 इलेक्ट्रॉन के ब्रेन में भरिए। पहले 2 में भर गए, दूसरे 2 में भर गए, तीसरे 2 में भर गए, 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। आप यहाँ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 4 हो गए। NB बराबर 4। एंटी बॉन्डिंग
एक ये है और एक ये है, तो इसमें केवल एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एन बी बराबर 2, एन बी बराबर 4 और एन बी बराबर 2। इस तरह से इसका मान आ गया 1/2, 4 2 यानी 2/2 यानी 1 आ गया। 1 आ गया मतलब Li2 का अस्तित्व है, ये अणु स्थायी है। इसमें भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे आप, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसीलिए ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अब बात करें हम बेरिलियम की, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी यही कक्षक बनेंगे, 1 सिग्मा स्टार सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और 4 8, 2 2 4 2 6 2 8 भर गए, सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, तो एन बी बराबर भी 4 है और एन ई बराबर भी 4 है। यहाँ भी मान 0 होगा, कोटि का मान, इसका मतलब बेरिलियम का अणु नहीं बनता। अब बात करें कार्बन की, आपको पता है कार्बन का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2, यानी कितने होगा 6। अब यहाँ पे ये भी बनेंगे, आपको अब इसको ध्यान रखना है ये कैसे बनेंगे। तो इसका एक क्रम है ऊर्जा का, क्रम आपको समझना पड़ेगा। और ये नाइट्रोजन तक तो एक सा रहता है क्रम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अभी जो नाइट्रोजन तक के परमाणु हैं उनका क्रम देख लीजिए। तो ये तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये तो क्रम से यही बनेंगे। यहाँ पे आप देखें चूंकि इसमें 3 कक्षक तो होते हैं, px py और pz। परंपरागत रूप से जो pz है यानी जो z अक्ष है, इसको आणविक कक्ष माना गया है। ये आप ध्यान रखें कि z को आणविक कक्ष माना गया है, यानी इसमें जो p का जो मेल होगा, यानी 2 परमाणुओं के p कक्षक मिलेंगे, तो उसमें आपको z अक्ष स्थिति में मिलेगा, यानी z आमने सामने टकराएगा। जब जो अक्षीय स्थिति में अतिव्यापित होगा या मिलेगा, तो उसमें आपको पता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जेड के जो कक्षक बनेंगे वो होंगे सिग्मा, तो पहले बनेगा सिग्मा 2pz, इसकी सबसे कम ऊर्जा होगी। ये किसके लिए बताया जा रहा है आपको, नाइट्रोजन से आगे वाले, यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऐसा होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी तुलना में px और py जो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करेंगे, इनसे जो पाई आणविक ऑर्बिटल बनेंगे उनकी ऊर्जा दोनों की समान है, px और py। इनसे जो पाई बॉन्ड बनेंगे जो जी आप, तो ये इन दोनों की ऊर्जा बिल्कुल समान रहेगी। तो जो π2px और π2py इनकी ऊर्जा समान है, सबसे कम है। यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये कहाँ तक है, नाइट्रोजन तक है। नाइट्रोजन के पहले जो अणु है ना, उनके लिए ये लागू होता है ये क्रम, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इन 5 के लिए ये 5 क्या, हाइड्रोजन हीलियम भी मिला लीजिए, इन 7 तक यहाँ पे ये क्रम रहेगा। इसके बाद आएगा आपका सिग्मा 2pz, इसके बाद फिर आएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी सिग्मा स्टार 2pz की। तो इसका ये क्रम रहेगा, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अब दोनों के इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू कीजिए। इसमें चूँकि कार्बन के परमाणु में अंतिम कक्ष में पूरे में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे आपके, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अणु के लिए। C2 अणु बना रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12। तो इन 12 को उसी क्रम में भरिए।
2 4 6 8 और पहले एक एक भरेगा 10 11 12, इस तरह से यहाँ तक पूरी भर गए 12। अब यहाँ हम एन बी काउंट करेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन कौन से हो गए? सिग्मा 1s 2 ये हो गए, सिग्मा 2s 4, और ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो 4 और 4 8, तो एन बी बराबर यहाँ 8 हो गया। अब एन ए देखिए, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s 4, और इसमें कोई नहीं है, यानी एन बी बराबर 8 है, तो एन ई बराबर 4 है केवल। इनकी मान यहाँ रखिए, तो ये आबंध की कोटि आ जाती है आपकी 1/2, 8 एंड 4 बराबर 4/2 यानी 2 आ गई। अर्थात C2 का जो अणु है वो स्थायी है, इसमें द्विबंध बनता है, क्योंकि इसमें मान 2 है कोटि का। जहाँ कोटि का मान 1 है तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, जहाँ कोटि का मान 2 है डबल बॉन्ड, जहाँ 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो स्थायी है, द्विबंध बनता है इसमें। द्विबंध का आपको पता ही है कि पहला बंध सिग्मा बनता है, दूसरा बंध पाई बनता है, तो इसमें 2 बंध है, एक सिग्मा एक पाई, ऐसे दिखा सकते हैं आप इसको। यदि और चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसके युग्मित हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। और यदि हम इनको इसको विन्यास को दिखाना चाहें तो इसको विन्यास को भी ऐसे ही दिखा सकते हैं, जैसा अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणविक ऑर्बिटल में लिखती है, वैसा इसमें भी लिख सकती हैं। अब आपको इनके नाम बदलना पड़ेंगे केवल। जैसे यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में है, तो इसको ऐसा लिख देंगे। दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में है, यहाँ पे आप सिग्मा स्टार 1s लिखेंगे। फिर लिखेंगे सिग्मा 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 ये हो गए। अब बचे हैं 4 और बची हैं, तो इसको क्या आएगा, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 और 2 6 2 8 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह भरते हैं। इसको और शॉर्ट में लिखना है तो आप के को पूर्ण कर लेते हैं, तो के को पूर्ण लिख देते हैं और एल का पूरा लिख देंगे। तो इस तरह से विन्यास लिख सकते हैं इसका। कि आपको पता ही है कि पहला कोर्स कहलाता है कि यहाँ पे डबल लिखते हैं कि परमाणु 2 है ना, इसमें 2 के लिखेंगे। अगर उसके आगे भर जाए तो फिर एल एल लिखेंगे। तो ये पूर्ण भरे ऑर्बिटल, इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं। अब बात करें नाइट्रोजन अणु की। आपको पता है नाइट्रोजन परमाणु में इसका जो विन्यास होता है वो 1s2 2s2 2p3 होता है, यानी कुल 7 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो यहाँ आप देखें इनके जो आणविक ऑर्बिटल बनेंगे वो इस क्रम में बनेंगे, क्रम वही रहेगा जो आपने पिछला देखा। सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर 2p के पाई बनेंगी px और py की, फिर सिग्मा 2pz बनेगा, फिर पाई स्टार 2px 2py बनेंगे, फिर ये सिग्मा स्टार 2pz बनेगा। इसमें आप देखें तो कुल 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अणु में कुल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी। इन 14 इलेक्ट्रॉन उसमें भरिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, यहाँ तक भर जाएंगे इसमें। तो यहाँ आप देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी बंधित कक्ष अबंधी जो मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं, आणविक ऑर्बिटल हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनको गिने आप। आसानी से आप गिन सकते हैं, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 और 2 10। एन बी बराबर हो गया यहाँ पर 10। एन ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 हो जाएगा। आप इसको इसमें मान रखिए। आबंध की कोटि आ गई आपकी 3 3 है, यानी स्थाई है, जी धन में है। त्रिबंध है इसमें, यानी ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, एक सिग्मा है और 2 पाई बंध हैं।
और सारे इसकी सारी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है। इसमें हमने बोरॉन को छोड़ दिया था। बोरॉन और देख लीजिए, या आप बोरॉन आप अपने मन से ही भर सकते हैं। बोरॉन में चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन परमाणु में, तो वो इस तरह बनेगा 2 2 4 1 5, तो 2 4 2 6 2 8 2 10 हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बोरॉन में जो यहाँ पे Nb का मान कितना आएगा, बोरॉन में 2 नीचे हैं, इसको देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और ये है पाई 2px 2py। तो यहाँ पे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। Nb बराबर तो आपका 10 हो गया, 10 कुल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो Nb बराबर कितना आएगा, 2 2 4 और 2 6। Nb बराबर हो गया 6 और Na बराबर हो जाएगा आपका 2 और 2 4। तो आपकी अवधि कोटि कितनी हो जाएगी, 1/2 6 ऋण 4 बराबर 1, यानी ये एकल बंधक से बनेगा, स्थायी है। अब यहाँ देखिए, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2p पाई 2p x और 2p y में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये अयुग्मित है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। अब आइए आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन को और देख लें। ऑक्सीजन में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका भी आप ऐसी विन्यास बनाइए, क्रम वही रहेगा। इसमें क्रम में थोड़ा सा चेंज है, आपको पहले बता चुके हैं। ऑक्सीजन की बात, जो भी ऑक्सीजन की बात की हैं, उनमें सब में सिग्मा 2pz की ऊर्जा कम होती है और पाई 2px और 2py की ऊर्जा थोड़ी सी अधिक होती है। यही अंतर है, बाकी सब सेम है। तो इसकी ऊर्जा कम है, इसलिए पहले भरेगा, इसकी ऊर्जा बाद में, इसलिए ज़्यादा मन जाता है तो बाद में भरेगा। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के हैं 8 और 8 16, 2 2 4 4 8 8 16 ये हुए। 16 को क्रम से भरिए, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 और 2 14 और 2 16। अब यहाँ पे चूँकि 2 एक एक भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल उपस्थित हैं। तो ये इनकी हम यदि गिनती करें तो Nb का मान कितना आएगा, ये 2 2 4 और 2 6 2 8 और 2 10। Nb बराबर यहाँ आएगा 10। अब आप Na देखें, Na के मान आएगा 2 2 4 और 2 6, ये मान आएगा 6। इसकी कोटि निकालेंगे तो ये आ जाएगी 10 ऋण 6/2 यानी 4, 4/2 यानी 2 आ गई। यानी ऑक्सीजन का अणु स्थायी है, डबल बॉन्ड है इसमें, और इसमें चूंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 जो पाई स्टार 2px 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। प्रयोगों द्वारा भी ये सारी चीजें सिद्ध हो चुकी हैं, तो ये अनुचुंबकीय है, स्थायी है। फ्लोरीन में बात करें तो फ्लोरीन भी इस तरह कर सकते हैं आप, इसमें भी भर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, 1s 2s ये सारे भरे हुए हैं। फ्लोरीन में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 9 18। तो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, ये प्रतिचुंबकीय होगा।
और इसकी जो कोटि है वो क्या निकलेगी, Na का मान कितना होगा, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10, सॉरी Nb बराबर तो 10 ही होगा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब Na का मान बदलेगा यहाँ पे, 2, 2 4, 4 8, तो Na का मान यहाँ 8 हो जाएगा। तो अब की कोटि कितनी हो जाएगी, 10 ऋण 8/2 यानी 1। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, स्थायी होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा और फिर चुंबकीय होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसके युग्मित हैं। यदि आप नियोन का निकालना चाहें तो 2 और बढ़ जाएंगे इसमें, नियोन में सारी की सारी भर जाएंगी। तो Nb बराबर भी 10 होगा और Na बराबर भी 10 होगा। कोटि होगी 10 ऋण 10/2, ये भी शून्य होगी यानी नियोन का अणु नहीं बनेगा और इसका अस्तित्व नहीं होगा। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल इसके हो गए हैं। अब शायद कोई डाउट आपके पास नहीं होगा। अब हम बात कर लें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन आबंधन भी एक विशेष प्रकार का आबंध है। ये जब अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, जब ये हाइड्रोजन के साथ सहसंयोग बंध द्वारा जुड़ते हैं तो जो साझी का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ऋण विद्युतीय तत्व की ओर खिसक जाता है। आपको पता है जी, जब दोनों संयोग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा बनेगा, लेकिन ये बहुत अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए जी जो साझी का इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा बीच में ना होकर के, तो इस पे आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और इस पे आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो इस तरह से जो अणु है HF का या OH अणु है, OH परमाणु है, मतलब OH बॉन्ड है या HF बॉन्ड है या आपका NH बॉन्ड है, ये सारे के सारे बॉन्ड हैं ये ध्रुवित होंगे। यानी इसमें 2 आवेश के केंद्र होंगे। जो ऋण विद्युतीय तत्व है उसकी तरफ ऋणावेश होगा और हाइड्रोजन की तरफ धनावेश होगा। इसमें नाइट्रोजन में ऋणावेश होगा नाइट्रोजन की तरफ, और इसमें ऑक्सीजन की तरफ ऋणावेश होगा। इस तरह से ये जो अणु बनते हैं या जो बंध बनते हैं ये कैसे होते हैं, ध्रुवीय बंध होंगे। इसके कारण जब 2 ध्रुव, एक क्योंकि बहुत सारे अणु होते हैं, तो ये द्विध्रुव के एक का धन ध्रुव और दूसरे का ऋण ध्रुव, ये आपस में एक स्थिर विद्युत बल द्वारा जुड़ जाते हैं। इसी को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यानी जब FON इनके बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सहसंयोग बॉन्ड बनता है, तो इस बॉन्डिंग में जो साझी का इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण विद्युतीय तत्व की ओर खिसक जाता है, इसलिए इस पर ऋण आवेश आ जाता है और इस पर धनावेश आता है। इस तरह से जो अणु बनेगा ये द्विध्रुव की तरह काम करेगा और द्विध्रुव के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसको हम कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन के द्वारा इसको दर्शाते हैं। हमको पूरी लाइन न लिख करके यहाँ पे बिंदुदार रेखा द्वारा इसको हम दर्शा देते हैं। यही हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। इसका आप सामान्य दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं कि अगर हम किन्हीं तत्वों को, यौगिकों को हम अगर जो भारी होते हैं उनकी अवस्था ठोस रहती है, यानी कि गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होते हैं, और जो हल्के पदार्थ होते हैं वो सामान्यतः गैसें होती हैं। तो द्रव्यमान बढ़ने से उनका गलनांक क्वथनांक बढ़ता है सामान्य तौर पे। लेकिन यदि हम इन 2 चीज़ों को देखें, H2O और H2S, आपको पता है ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 16 होता है और सल्फर का परमाणु भार 32 होता है। यदि H2O का अणु भार लें तो कितना होगा, 16 और 2 18, और H2S का लें तो 32 और 2 34 होगा। तो गलनांक क्वथनांक किसका ज़्यादा होना चाहिए, H2S का होना चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पे आप देखें कि सामान्यतः H2S तो गैस है, जबकि H2O यानी जल क्या है, द्रव है।
इसके पीछे यही कारण बताया गया है कि इसमें जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ये इसकी गलनांक क्वथनांक को बढ़ा देते हैं। H2S में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता क्योंकि सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से बहुत कम है। तो जो ऑक्सीजन में इस तरह के जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं वो सल्फर में नहीं बन पाते हैं, इसीलिए जो अतिरिक्त आबंधन इनके बीच में है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में अतिरिक्त बल इनमें लगे हुए हैं, ये इस के लिए उत्तरदायी हैं कि जल सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि सामान्य कारण बताइए कि सामान्य ताप पे H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, तो इसका यही कारण बताएंगे आप। इसमें अतिरिक्त बल के रूप में हाइड्रोजन बंध बने होते हैं जिसके कारण इसको अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त हो जाता है और इसके गलनांक क्वथनांक बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके अणुओं को अलग अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जो जितने अधिक मजबूत बंधों से बनेगा उसको अलग करने में हमें उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जब किसी द्रव को गैस में बदलना होता है तो उसके अणुओं को अलग अलग करना होता है, तो अणुओं को अलग अलग करने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो हमें अतिरिक्त तापमान उसको देना पड़ेगा, और अतिरिक्त तापमान देंगे मतलब उसका गलनांक और क्वथनांक बढ़ गया। और उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे एल्कोहल में है तो एल्कोहल में भी यही कंडीशन रहती है। एल्कोहल में भी जो OH बॉन्ड होता है वो अत्यधिक ध्रुवीय बॉन्ड होता है, और एक एल्कोहल अणु का H दूसरे के O से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो जो इस तरह की बॉन्ड हैं, यानी जो दो अणुओं के बीच में बंध बनते हैं, ऐसे में इनके गलनांक क्वथनांक बढ़ जाते हैं। अब बात करें हाइड्रोजन आबंधों के प्रकार की। हाइड्रोजन आबंध हम दो प्रकार की मानते हैं, ये मैंने इसको हम दो वर्गों में बांट लेते हैं। एक तो है अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध, यानी वे हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक अणु के हाइड्रोजन और दूसरे अणु के ऋण विद्युत तत्व से जुड़ के बनते हैं, जैसे H2O में है या HF में है। HF में H एक का होता है और F दूसरे का होता है। तो ऐसे हाइड्रोजन बंध जो अलग अलग अणु के परमाणुओं के मध्य बनते हैं, अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। यानी इंटरमॉलिक्यूलर, एक अणु से दूसरे अणु के परमाणुओं के बीच आबंध बनते हैं। इसके विपरीत अंतराणु हाइड्रोजन बंध वे बंध होते हैं जो एक ही अणु के हाइड्रोजन और दूसरे ऋण विद्युत तत्व के बीच बनते हैं, यानी एक ही अणु के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बन जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे ये ध्रुवीय बंध है, और वहीं बगल में आपका जो लगा है जी आपका नाइट्रो समूह लगा हुआ है। अब जो हाइड्रोजन है इस पे भी आवेश है, इस पे ऋण आवेश है, इस पे धन आवेश है। तो इस OH बॉन्ड के हाइड्रोजन और NO2 बॉन्ड के ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। इससे क्या होता, ये अणु दूसरे से नहीं जुड़ती, ये सेपरेट रहती, तो इससे इनकी गलनांक क्वथनांक घट जाती है, यानी ये अलग होने में आसानी से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह के जो बंध बनते हैं, मैंने एक ही अणु के ऋण विद्युतीय तत्व और के परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं वो अंतराणुक यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। इस तरह से
आपने आबंधन देखे कि किस 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 प्रकार के आबंध अणुओं में बनते हैं।